नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं हमारे डिजिटल क्लास जो है निरंतर जारी है और इसी क्रम में आपको क्लास 11 विषय जीव विज्ञान अध्याय 4 प्राणी जगत की हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें अभी तक आपने जीव विज्ञान के अध्याय 1, 2, 3 को अच्छे से पढ़ लिया है और चौथा अध्याय जो है हमारे इसका क्रम जारी है और आज इसका प्राणी जगत में इसका ये अंतिम टॉपिक जो है चौथे चैप्टर का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार प्राणी जगत में आपने देखा है कुल 10 संघ के बारे में आपने अध्ययन कर लिया है और विभिन्न प्रकार के प्राणियों को इन संघों में उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर, कार्य के संबंध के आधार पर रखा गया है। जिनके एग्जाम्पल्स आपने अच्छे से लिख लिए हैं, उनको उनके लक्षणों के बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त कर ली है। आज जो आपके 11वां जो संघ है जिसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे, ये थोड़ा बड़े रूप में है, विस्तृत रूप में है। इसका टेबल भी मैंने यहाँ बना के रखा जिससे मैं आपको समझा रहा हूँ। कोडेटा की बात करें यानी कि रज्जु की, जिसमें रीढ़ की हड्डी है या विभिन्न प्रकार का जो अंग तंत्र है, उत्तक तंत्र है, इनका समावेश होता है। कोडेटा जो संघ है इसमें कौन कौन से जीव जंतु आते हैं इसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। 10वें संघ के बारे में आपने अच्छे से देख लिया, उनके लक्षणों को देख लिया है, उनके एग्जाम्पल क्या क्या है वो भी देख लिए हैं। ये थोड़ा सा अलग है, इसे आप और अच्छे से पढ़ लें। तो यहाँ पर आज जो हम चर्चा करेंगे, जिसे मैं पहले एक टेबल के रूप में आपको समझा रहा हूँ, उसको अच्छे से समझ लें, देखें। 11वां जो संघ है जो आपने पहले से ही सभी के नाम लिखे हुए हैं, कोडेटा, जिसे रज्जु की कहते हैं। कोडेटा जो संघ है उसको 3 उपसंघों में बांटा गया है। सबसे पहले इस टेबल को आपको अच्छे से समझ लेना है। कोडेटा जो संघ है इसको 3 उपसंघों में बांटा है, जिसमें पहला है यूरोकोडेटा, दूसरा सेफेलोकोडेटा, तीसरा वर्टिब्रेटा। ये 3 उपसंघ हैं कोडेटा संघ के। अब यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा को हम सामान्य रूप से प्रोटोकोडेटा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा, इसका आगे किसी प्रकार का कोई क्लासिफिकेशन नहीं दे रखा है। इस टेबल को आप समझेंगे तो पूरा कोडेटा जो संघ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए वर्टिब्रेटा जो उपसंघ है इसको पुनः 2 भागों में बांटा है, जैसे टेबल आप देख रहे हैं, जिसमें पहला है अनेथोस्टोमाटा, दूसरा है नेथोस्टोमेटा। वर्टिब्रेटा जो उपसंघ है इसको पुनः 2 भागों में बांटा है, अनेथोस्टोमाटा, नेथोस्टोमेटा। देख रहे हैं आप टेबल पूरी। अब अनेथोस्टोमाटा जो है इसमें जबड़ों का अभाव होता है, यानी कि जो जबड़े होते हैं वो नहीं होते हैं, यानी कि इनका अभाव होता है। नेथोस्टोमेटा में जबड़े उपस्थित होते हैं। आराम से इसमें जो मुख्य पॉइंट है उसको आप पढ़ सकते हैं। अब अनेथोस्टोमाटा जो है इसमें एक वर्ग दे रखा है साइक्लोस्टोमेटा, जिसका आगे किसी प्रकार का कोई क्लासिफिकेशन आपके बुक में नहीं दे रखा है। अब यहाँ पर हम चलेंगे नेथोस्टोमेटा, जिसमें जबड़े होते हैं, इसे पुनः 2 भागों में बांटा गया है, जिसे आप देखें। पहला तो है पिसीज और दूसरा है टेट्रापोडा। पिसीज जो है ये पूरा मछली वर्ग है, आपको बता देता हूँ, इसमें सभी प्रकार की मछलियां आती हैं। इसके पुनः 2 वर्ग हैं, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज। इसमें सभी प्रकार की मछलियां दोनों ही वर्गों में सम्मिलित हैं। इसके बाद बात करेंगे टेट्रापोडा की, तो इसे पुनः 4 भागों में बांटा गया है। इसको अच्छे से देखें, इनमें से अधिकांश प्रश्न बनते ही बनते हैं आपके। तो यहाँ पर देखें, पहला है एम्फीबिया, जिसे हम उभयचर कहते हैं। दूसरा रेप्टिलिया, जिसे हम सरीसृप वर्ग कहते हैं। एवीज, जिसे हम पक्षी वर्ग कहते हैं। और मैमेलिया, जिसे हम स्तनी वर्ग कहते हैं, जिसमें मानव सम्मिलित है। तो अब देख रहे हैं आप लोग, अंतिम जो इसका टेट्रापोडा का वर्ग है मैमेलिया, जिसमें मानव एवं अन्य जो जंतु हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें वर्टिब्रेटा यानी कोडेटा जो यहाँ से शुरू हुआ है और मानव
मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। तो आप देख लें इस पूरे टेबल को कोर्डेटा यानी कि जिसमें कशेरुक दंड या मेरुदंड की उपस्थिति होती है, लेकिन जीवन काल में वो कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये पूरा ये टेबल आपको बता दिया गया है। अब इस टेबल को समझने के बाद हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे कि इस संघ में कौन कौन से विशेष लक्षण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, बाकी सारे लिखित रूप में मैं आपको नोट्स के रूप में उपलब्ध करवा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये और सरल भी है, क्योंकि लक्षण और एग्जाम्पल के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिसको आपको बार बार याद रखना होता है। तो इस टेबल को आपने अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है। अब हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, बड़े ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले हम कोर्डेटा जो है इसकी बात यहाँ पर करेंगे। तो कोर्डेटा जो संघ है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। टेबल तो आपने देख लिया, इसका क्लासिफिकेशन देख लिया, कौन कितने भागों में बटा हुआ है, कैसे बटा हुआ है। अब सबसे पहले कोर्डेटा के प्रमुख लक्षणों को हम देखेंगे, जिस प्रकार अभी तक सभी संघों की विशेषताएं या लक्षणों को हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर सबसे पहले कोर्डेटा जो इसका मुख्य लक्षण तो पृष्ठरज्जु की उपस्थिति है, जिसे हम रेडिकल हड्डी भी कहते हैं। तो ये इसका प्रमुख लक्षण है, पृष्ठरज्जु की उपस्थिति। दूसरा, तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति। शरीर में विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं का जाल होता है और ये पर्यावरण से विभिन्न प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर शरीर के मुख्य भाग तक पहुंचाता है। प्लॉम छिद्र, जिसमें श्वसन का भाग है ये, और प्लॉम के अलावा भी प्रत्येक जीव जंतु में और भी श्वसन के, संवेदी अंग के, उत्सर्जन के अंग पाए जाते हैं। द्विपार्श्व सममिति आपने अच्छे से देखा इसी चैप्टर में। द्विपार्श्व का मतलब होता है शरीर को दो बराबर भागों में दायां और बायां भाग में विभाजित किया जा सकता है, द्विपार्श्व सममिति कहलाती है। पांचवा पॉइंट इसका देखें, अंग तंत्र स्तर, यानी कि शरीर जो है विभिन्न अंगों से, ऊतकों से मिलकर अंग तंत्र तक का बना होता है। प्रत्येक अंग का, प्रत्येक भाग का, प्रत्येक तंत्र का अलग अलग कार्य होता है। इसके बाद है बंध परिसंचरण तंत्र, अच्छे से जानते हैं। परिसंचरण दो प्रकार का होता है, खुला और बंद। तो कोर्डेटा जो होते हैं इसमें बंध परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रमुख 6 पॉइंट्स जो लिखे हैं, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हैं, तो जो मैं आपको नोट्स के रूप में दे रहा हूँ, आप अच्छे से उसको नोट करेंगे और धीरे धीरे पॉइंट को उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कोर्डेटा जो सबसे पहला संघ है, वहीं से हमने शुरुआत की। टेबल को वापस देखेंगे, 3 उपसंघ हैं। सबसे पहला उपसंघ है यूरोकोर्डेटा। तो यहाँ पर आप देखें यूरोकोर्डेटा का जो एक ही पॉइंट मैं आपको मुख्य बता रहा हूँ, क्योंकि कोर्डेटा में पृष्ठरज्जु की उपस्थिति ये प्रमुख लक्षण है। तो यूरोकोर्डेटा जो उपसंघ है इसमें पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। थोड़ा सा समझे यहाँ पर, लार्वा की पूंछ में इसकी उपस्थिति होती है, इसलिए इसको कोर्डेटा संघ में रखा गया है, जिसे हम यूरोकोर्डेटा कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है एसिडिया का। ऐसे ही कई बातें आपको मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मुख्य जो इसका लक्षण है वो पृष्ठरज्जु की उपस्थिति है। तो यूरोकोर्डेटा उपसंघ में लार्वा की पूंछ में ये मतलब पृष्ठरज्जु पाई जाती है। ध्यान रखें आप। थोड़ा सा आगे बढ़े सेफेलोकोर्डेटा में। तो सेफेलोकोर्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक पाई जाती है। आप देखें पृष्ठरज्जु की उपस्थिति कहाँ है, तो सिर से लगाकर पूंछ तक पाई जाती है सेफेलोकोर्डेटा उपसंघ के जंतुओं में। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है लेसलेट का। वैसे बहुत सारे प्राणी जंतु हैं जिनको आप अपने बुक में और देखेंगे। तीसरा जो उपसंघ है वर्टिब्रेटा, इसमें आप देखें वर्टिब्रेटा में पृष्ठरज्जु भ्रूणीय अवस्था में, यानी कि जब नवजात बनता है, यानी कि भ्रूण जो बनता है, तो भ्रूणीय अवस्था में, फिर है वयस्क अवस्था में उपास्थि हो जाती है, यानी कि छोटी छोटी कशेरुक दंड से जुड़ती है।
उपास्थि और भ्रूणीय अवस्था में बनने के बाद वयस्क अवस्था में इस प्रकार से उपास्थि मेरुदंड के रूप में या मेरुरज्जु के रूप में उपस्थित होती है। और इस उपसंग में पाए जाने वाले जंतु हैं जिनका हृदय जो है वो 3 प्रकोष्ठ या 4 प्रकोष्ठ वाला होता है। तो यहाँ पर वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन आप अच्छे से देख चुके हैं और मानव इस वर्ग में, इसलिए आप अच्छे से ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये तीनों ही उपसंग जो थे, तीनों में पृष्ठरज्जु उपस्थित होती है। इसमें लार्वा अवस्था में, इसमें सिर से पूंछ तक और इसमें भ्रूणीय अवस्था से लगाकर वयस्क अवस्था तक उपस्थित होती है, यानी कि जीवन पर्यंत जो है इसमें ये भाग उपस्थित होता है। ये इसका प्रमुख जो डिवाइडेशन है, जो भाग है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब वर्टिब्रेटा जो उपसंग है, इसमें आप देखें पुनः 2 भागों में बटा हुआ है, अनेथोस्टोमाटा और नेथोस्टोमेटा। तो यहाँ पर भी मैं पहले बात करूंगा अनेथोस्टोमाटा, जिसमें जबड़े नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ सरल पॉइंट्स। शरीर लंबा होता है, किसमें? अनेथोस्टोमाटा में। बाह्य परजीवी के रूप में, बाह्य परजीवी क्या मतलब होता है? जो दूसरे जंतु हैं उनके शरीर के ऊपर रहकर अपना जीवन यापन करना बाह्य परजीवी कहलाता है। परिसंचरण बंद प्रकार का होता है, अच्छे से जानते हैं आप। इस वर्ग में पाए जाने वाले जंतु हैं वो जनन के कुछ दिनों बाद मर जाते हैं, यानी कि अनेथोस्टोमाटा के जो जंतु हैं वो जनन के कुछ दिनों बाद मर जाते हैं। जबड़ों का अभाव होता है। ये कुछ प्रमुख जो भाग हैं वो अनेथोस्टोमाटा का है और इसका एक वर्ग है साइटोस्टोमेटा, जो आगे इसका क्या लक्षण है वो मैंने आपको नोट्स के रूप में और उपलब्ध करवा रखा है। दूसरा जो इसका भाग है नेथोस्टोमेटा, इसमें भी अगर आप देखें तो जबड़े होते हैं, इसका पहला है। और जबड़ों की उपस्थिति के आधार पर इन्हें पुनः 2 भागों में, पिसीज और टेट्रापोडा में। तो यहाँ पर पिसीज जो भाग है इसका पंख उपस्थित होते हैं, यानी कि इस पिसीज वाले वर्ग में यहाँ पर देखें पंख उपस्थित होते हैं और इसमें 2 पुनः वर्ग बने हुए हैं, कॉन्वेक्स और ऑस्टिक, और इन दोनों ही वर्गों में मछलियों को रखा गया। अस्थिर मछलियां कहते हैं। तो यहाँ पर देखें विभिन्न प्रकार की जो मछलियां हैं। अब मछलियां जल में रहती हैं तो पंख होते हैं, इनका शरीर जो है धारा रहित होता है, यानी कि नाव के आकार का होता है। तो पानी के बहाव के विपरीत ये अपनी गति बनाए रहते हैं। श्वसन के लिए इनमें क्लॉम पाए जाते हैं। ये कुछ ऐसी विशेषता हैं जो इन दोनों ही वर्गों में विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं। ये इनके विशेष गुण जो आपने छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं। लेकिन यहाँ पर इनके एग्जाम्पल अलग अलग हैं। कौन सी मछली किसमें होती है, ये दोनों ही आपको इस वर्ग में कॉन्वेक्स और ऑस्टिक में जो मछलियां हैं, विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं जिनको आप एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देखेंगे। अब आता है आपका टेट्रापोडा जो वर्ग है। इसमें देखो ये प्रमुख चारों ही भाग ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये पिसीज वर्ग जो है मछली वर्ग, आगे जब बड़ी क्लास में आप जाएंगे तब आपको देखने मिलेगा। पूरे इसके बारे में आपको अच्छी तरह से उच्च शिक्षा जब प्राप्त करेंगे तो आपको देखने मिलेगा। अब टेट्रापोडा जो भाग है ये हमारे स्वयं की भी बात इसमें आ रही है, तो आप अच्छे से इसको देख पाएंगे। सबसे पहले टेट्रापोडा का जो वर्ग है एम्फीबिया, जिसे उभयचर भी कहते हैं। अब उभयचर का क्या मतलब होता है कि एम्फीबिया में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो जंतु हैं वो जल में भी पाए जाते हैं और वो स्थल पर भी पाए जाते हैं। दोनों ही जगह वो अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए इनको उभयचर कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है मेंढक का। अब मेंढक के बारे में आपने छोटी सी क्लास में भी पढ़ते हुए देखा, आपने पढ़ा है कि पानी में रहकर भी श्वसन क्रिया करता है, स्थल पर भी श्वसन क्रिया करता है, भोजन करना, ये सभी प्रकार की जो क्रियाविधि हैं ये बिल्कुल आप छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं। और एम्फीबिया वर्ग में और भी ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जो उभयचर के रूप में होते हैं, जो जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, इसलिए इनको उभयचर कहते हैं। एम्फीबिया एग्जाम्पल है मेंढक और इसका वैज्ञानिक नाम है राना
टिग्रिना। तो यहाँ पर मैंने पहले इस पाठ के स्टार्टिंग में आपको कहा था कुछ जंतु हैं जिनके उपनाम यानी कि वैज्ञानिक नाम भी है जिसको आपको याद रखना है, जिसमें मेंढक अभी आपके इसमें भी एक चैप्टर पूरा आएगा तो उसको अच्छे से आप देखेंगे, डाना टिग्रिना। इसके बाद दूसरी वर्ग की हम बात करेंगे रेप्टिलिया यानी कि रेंग कर चलने वाले जंतु। आपने देखा होगा इसलिए इसका नाम है सरीसृप वर्ग, जिसमें घरेलू चिपकली जो आपके घर पे होती है दीवार पर किस प्रकार से रेंग कर चलती है, सांप को चलते हुए आपने देखा होगा, और भी ऐसे बहुत सारे जंतु हैं जिसको आप ऐसे रेंग कर चलते हुए आपने देखा होगा। तो रेप्टिलिया, अब ये इनके अंदर कर्ण पल्लव होते हैं, जैसे सांप वगैरह जो है कंपन के माध्यम से अपनी ध्वनि को सुनते हैं। तो यहाँ पर रेप्टिलिया जो वर्ग है सरीसृप वर्ग है, जिसमें रेंगने वाले सभी प्रकार के जंतु आ गए, और भी इनमें और कौन कौन सी विशेषता है जिसे आपको मैंने नोट्स के रूप में मैटर दे रखा है, उसको आप अच्छे से इसको समझें और पढ़ें। एवीज की बात करें जिसे हम पक्षी वर्ग कहते हैं। पक्षियों को आप जानते हैं अच्छे से, वो हवा में उड़ पाते हैं। क्या कारण है? वायु कोश की उपस्थिति है। उड़ने के लिए पंख होते हैं, शरीर का जो वजन है जो भार है वो कम होता है, हड्डियां जो है अंदर से खोखली होती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो आप एवीज वर्ग में पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें पक्षी वर्ग, जैसे पक्षी वर्ग कहा तो हमारा पूरा ध्यान पक्षियों की ओर जाता है, लेकिन पक्षी जो उड़ने वाले हैं तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे जैसे कौवा है, चिड़िया है, ऐसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं। अब बात करेंगे मैमेलिया यानी कि हमारी स्तनी वर्ग, यानी कि ऐसे जंतु जिसमें स्तनों का विकास होता है। और इन एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज वर्ग में जितने भी पक्षी या जितने भी जीव जंतु थे वो आप देखें इन सब का जो है जरायु यानी कि अंडे उत्पन्न करने वाले थे, यानी कि अंडों से नए जीव का विकास होता था। और मैमेलिया जो वर्ग है जिसे स्तनी वर्ग कहते हैं, इसमें मानव, बंदर, चमगादड़ ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो अंडे नहीं उत्पन्न करके सीधे जो है संतति उत्पन्न करते हैं। ये इनका प्रमुख है। स्तनी वर्ग यानी कि स्तनों का विकास होता है, शरीर पूरा अंग तंत्र स्तर का होता है, प्रत्येक अंग जो है जिसका कार्य अलग अलग होता है, जिससे मिलकर पूरे शरीर की रचना होती है, और सभी का कार्य जो है कोशिका से प्रारंभ होकर अंग तंत्र, उत्तक तंत्र तक का होता है, और ये सारे मिलकर शरीर की रचना करते हैं, जिनका कार्य शरीर में अलग अलग, जैसे पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है। इस प्रकार से मैमेलिया जो स्तनी वर्ग है वो सबसे विकसित प्रकार का, जिसमें मानव से लेकर और भी जैसे बंदर है, गाय है, जो सीधे संतति उत्पन्न करने वाले जंतु हैं वो सारे मैमेलिया वर्ग में आते हैं। अब हमारे शरीर के जो लक्षण हैं वो सारे इस वर्ग में आएंगे। तो यहाँ पर आप देखें कोयडेटा संघ की अगर बात करें तो आपके इस बुक में यानी कि इस चौथे चैप्टर में देखें तो सबसे विकसित जो है कोयडेटा, और 10 संघ के अलावा 11वां जो संघ है जो आपने अच्छे से देखा है, इसमें बहुत ही अधिक जानकारी आप इसको देखेंगे। और इस वर्ग में यहाँ तक अध्ययन करने के बाद हमारा जो ये चौथा चैप्टर है वो यहाँ पूरा हो जाता है। और इसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन भी है, अंतर्लिखिए। एक लास्ट में एक टॉपिक दे रखा है पृष्ठवंशी यानी कि कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणियों में क्या अंतर है। यानी कि कशेरुकी में रीढ़ की हड्डी होती है, अकशेरुकी में नहीं होती है। ऐसे 2-4 पॉइंट्स मैंने दिए हैं आपको। तो ये अंतर वाला जो क्वेश्चन है जिसे आप बिल्कुल नोट करेंगे, उसको अच्छे से याद करेंगे, जिससे आपका ये चौथा जो चैप्टर है प्राणी जगत वाला ये पूरा हो जाएगा। तो चैप्टर 1 से 4 तक यानी कि पूरी एक इकाई थी आपकी, ये यूनिट फर्स्ट जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर आपके पूरा होता है। तो अब अध्याय 4 जो है प्राणी जगत में भी आपके पाठ के अंत में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आप आराम से अपनी होमवर्क की कॉपी में हल करें और उसको निरंतर याद भी करते रहें। और आगे से भी आपने चैप्टर 1, 2, 3 जो हैं जिसके होमवर्क के क्वेश्चन आपने कर दिए होंगे, और चौथे के भी इस प्रकार से पूरे कर लें, जिससे आप अपनी बुक में देखें यूनिट फर्स्ट के चारों चैप्टर
पूरे हो जाएंगे और अगले वीडियो में और अगले नोट्स में आपको यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जो आपका 5वां चैप्टर होगा। अभी तक की सारी जानकारी मैंने आपको दी है और मैं उम्मीद करता हूँ आप इससे अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।